हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषता। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा है उसका पार्ट ए कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है आज पॉलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें हमारा चैप्टर 2 है आज, संविधान की प्रमुख विशेषता। ठीक है, चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कवर किया हुआ है, उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है संविधान सभा जो है पढ़ाया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान की प्रमुख विशेषता। ये जो पूरा लेक्चर है पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, शॉर्ट नोट्स है, इसका शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल द लर्निंग उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है संविधान की प्रमुख विशेषता आज हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और ऑथेंटिक है, बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषता, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना, यानी कि आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है इसको समझते हैं। सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आपको पता है, जो हम लोगों ने संविधान सभा को पढ़ा था, यानी इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें पढ़ा था कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, और संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वो सभी लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए जो संविधान बना, कब बना था आपको पता है, 26 नवंबर 1949 को बना था, 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो ये उसी की बात कर रहा है। यानी सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें अभी बताएंगे क्या संशोधन हुआ आगे। तो उस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, यानी 1973 में केस चल रहा था, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदल सकती है, मतलब मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम उसमें किसी भी प्रकार के उसके आर्टिकल्स को इस तरीके से हटा नहीं सकते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं उसको ऐसे, उसका जो संवैधानिक ढांचा है उसको बदल नहीं सकते। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना। लेकिन उसके ढांचे को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, उसके आर्टिकल्स को निरस्त किया जा सकता है जो महत्वपूर्ण ना रहे या फिर आने वाले भविष्य में वो इम्पॉर्टेंट ना हो या हमारा साथ ना देते हों। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। यानी जो हमारे आर्टिकल टोटल आपको पता है 395 आर्टिकल है, वो 395 आर्टिकल्स के अंदर ही बहुत सारे सब पार्ट्स, बहुत सारे और भी उसके पार्ट्स को ऐड किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन वो होता है कि जो संविधान में अगर कोई भी चीज़ को निरस्त करना हो या कोई भी चीज़ को ऐड करना हो तो उसमें संशोधन होगा। ठीक है ना, उसी को कहते हैं संविधान संशोधन। और यही 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 के तहत डिसाइड हो गया कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। और इसमें भी बहुत सारे केसेस चले। तो एक केस था केशवा भारती बनाम केरल राज्य, मामला था ये 1973 का। और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जो आर्टिकल 368 यानी जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत ये बताया गया है कि हमारा मूल ढांचे में, जो संविधान का मूल ढांचा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसमें उसके आर्टिकल्स को निरस्त किया जा सकता है, उसमें ऐड की जा सकती हैं चीज़ें। इसी को कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या कहता है? सबसे पहली विशेषता कहता है कि संविधान की विशेषताओं में सबसे लंबा लिखित संविधान होना चाहिए, मतलब हमारे भारत का। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि ये हमारे भारत का सबसे लंबा, क्या, सबसे लंबा और लिखित संविधान पूरे विश्व में आपको सबसे लंबा। हमने आपको पढ़ाया भी था पहले चैप्टर में कि बहुत सारे अन्य देशों के संविधान से इसको जो है बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं, तो इसीलिए ये विश्व का सबसे लंबा लिखित, बाकी विश्व में अमेरिका के अलावा और कहीं भी लिखित संविधान आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका का लिखित संविधान है और भारत का लिखित संविधान है। लेकिन अमेरिका के संविधान मात्र 7 आर्टिकल हैं, ठीक है ना, और भारत का संविधान तो काफ़ी लंबा है, 395 आर्टिकल हैं। तो ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। और संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं, हम लोग आगे देखते हैं। पहले अब ये लिखित संविधान क्यों है भाई? क्योंकि इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। मतलब देखिए, यह जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान, पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान भारत का ही है, क्योंकि इसमें टोटल 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग है, 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। और टोटल अभी वर्तमान में उसके अंदर की संख्या, यानी जो एक्चुअल में मेन आर्टिकल 395 ही हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसके अंदर के सब पार्ट्स को और बढ़ा दिया गया, तो ये 495 से भी अधिक आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। मतलब 495 से भी अधिक आर्टिकल, अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं अभी प्रेजेंट में। मतलब स्टार्टिंग में जब ये संविधान लागू हुआ था, यानी 1949 में जब संविधान लागू हुआ था, तो उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में टोटल 495 आर्टिकल संविधान संशोधन होके बढ़ा दिए गए हैं। उसके अंदर का आर्टिकल बढ़ा है, ठीक है ना, मेन आर्टिकल नहीं, उसके अंदर के सब आर्टिकल से बढ़े, जैसे पार्ट ए, पार्ट 2, ऐसे तरीके से, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं? मतलब भाग 22 हैं और अनुसूचियाँ 8 से क्या हो गई हैं, 12 भाग 22 ही हैं, ठीक है। तो ये जो है पहली विशेषता है, क्योंकि इसको हमारे भारत में इस विश्व का सबसे लंबा संविधान घोषित किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान आपको याद रखना भारत और अमेरिका का है, क्योंकि वहाँ अमेरिका का भी लिखित संविधान है जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं, और अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका विस्तृत होने का क्या कारण है, इसको समझिएगा। संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण बताए गए हैं। एक तो भौगोलिक कारण, जो भारत का विस्तार और विविधता, यानी कि हमारे भारत का विस्तार देख लीजिए कितना बड़ा है, और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, मतलब बहुत सारी विविधता में एकता वाला देश है, बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार के वंश, जाति, सब कुछ है, ठीक है। और दूसरा ऐतिहासिक, 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह एक्ट, अधिनियम बहुत विस्तृत, जो एक्ट आया था 1935, उसके आधार पर इसको बड़ा बनाया गया था। जम्मू कश्मीर सहित केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, आपको पता है पहले इसमें जो है 370 था, मतलब जम्मू कश्मीर सहित केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान था। एकल संविधान का तात्पर्य ये है कि जम्मू कश्मीर सहित केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, आपको पता है पहले, अभी तो फिलहाल 370 को हटा दिया गया, लेकिन आर्टिकल 370 जब था तो जम्मू कश्मीर पे एक अलग से एकल संविधान था, मतलब वहाँ का खुद का एक अलग नागरिकता था। वो भारत के नागरिक तो थे ही, साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर के नागरिक भी कहलाते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब तो फिलहाल ऐसा नहीं है, अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अब जो है पहले वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी, अभी एकल हो गई। एकल मतलब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो बोल रहा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है, यानी संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ बहुत, क्योंकि हमारा जो संविधान बना था उसमें सबसे ज़्यादा जो है वकील रहे हैं, तो इसलिए कानून विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा हैं। ये मेन कारण जो है आपको बताया गया, जिसके कारण से पहली विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की तरफ चले, विभिन्न स्रोतों में भी, यानी कि इसमें बहुत सारे स्रोत शामिल हैं,
भारत के संविधान के अधिकतर उपवन भारत शासन एक्ट 1935 ले, मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं ना, जो एक्ट आया था 1935 का एक्ट, 1935 के अधिनियम के आधार पर सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से ली गई। अभी हम आपको अगला चैप्टर स्रोत पढ़ाने वाले हैं, तो कौन से चैप्टर से कौन सा देश से कौन सा चैप्टर लिया गया वो हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम से चीज़ें ली गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। मतलब हमारे बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व के संविधान के निर्माण, मतलब पूरे विश्व के संविधान के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद, यानी पूरे विश्व का संविधानों का पहले अध्ययन किया गया, ठीक है ना, देन उसके बाद हमारे भारत के संविधान को निर्मित किया गया, ठीक है। अब संविधान के कुछ भाग जैसे हमारे मौलिक अधिकार, जिसको अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका से लिया गया है। तो ये अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्रोत हैं जो अन्य देशों से डायरेक्ट लिए हैं और अपने संविधान में इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ना इसकी कुछ आलोचनाएं हुई कि ये कॉपी कैट है, यानी कि मतलब कि कॉपी किया गया है दूसरे देशों से, बट हमारी जो देश के लिए ज़रूरत थी वो चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का संबंध ब्रिटेन के संविधान से है। मतलब कि जो हमारे भारत सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई और जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, उसका सीधा सीधा संबंध ब्रिटेन के संविधान से उठा के, इनका कहने का मतलब कि ब्रिटेन के संविधान से उठा के डाले। वास्तविकता है कि हाँ ठीक है, हमने ली हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो अलग अलग देशों से लिए, जैसे हम लोगों ने जापान के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, रशिया, ये सारे जो देश हैं, इन देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें, स्रोत हमारे भारत के संविधान में डाला गया, और वो स्रोत हम लोग अगले चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा एक्ट आपको पता है 1935 के अधिनियम से लिया गया, जैसे कि संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल अधिनियम, लोक सेवा आयोग यानी UPSC, अधिकतर प्रशासनिक विवरण, ये सारे के सारे 1935 के एक्ट से लिया गया था, ठीक है। तो ये हमने दो विशेषताओं को पढ़ा, एक तो हमारे भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, और ये दूसरों देशों विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि बहुत सारे स्रोत इसमें शामिल है, दूसरे देश। दो विशेषताएं हम लोग पढ़े। अब आते हैं तीसरी विशेषता की तरफ, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नम्यता एवं अनम्यता का संबंध, ठीक है। नम्यता एवं अनम्यता का संबंध, देखिए अनम्यता और नम्यता का मतलब क्या होता है, नम्यता का मतलब क्या होता है और अनम्यता का मतलब, ठीक है। एक होता है कठोर, एक होता है लचीला। जैसे कठोर या अनम्य, अनम्य मतलब कठोर होता है, नम्यता मतलब लचीला होता है। कठोर का मतलब संविधान, कठोर या अनम्य शब्द, अनम्य लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो। संविधान, अनम्य संविधान उसे कहा गया जिसमें संशोधन करने के लिए विशेषज्ञ प्रक्रिया की आवश्यकता होती, जैसे उदाहरण अमेरिका के संविधान में। मतलब कि अगर हमें कुछ भी चीज़ संविधान में डालनी हो तो उसको ऐसे थोड़ी ना डाल सकते, पहले उसको संविधान संशोधन होगा, ठीक है ना, संसद में उसके बिल्स पास होंगे, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेंगे, उस पर संविधान संशोधन का आदेश उन्होंने ही दिया था, तो पहले तो भाई राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी होगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, तो ये प्रोसेस होता है। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो अनम्य कठोर है कि आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड ऑन करना हो या हटाना तो आप डायरेक्ट अपने आप नहीं कर सकते हैं, उसमें राज्यसभा लोकसभा में बिल पास किया जाएगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, देन उसके बाद जो है आप बिल को पास कर सकते हैं, इसलिए कठोर भी है, ठीक है, यानी अनम्य है। लचीला या नम्य क्यों है, क्योंकि संविधान वह है, लचीला या नम्य संविधान उसे कहा गया जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे आम कानून के निर्माण की उदाहरण, जैसे ब्रिटेन का संविधान। मतलब इसमें जो है संविधान वह जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है,
संशोधन हो सकता है, मतलब आप कोई भी चीज़ है, ये नहीं कि एक बार ऐड कर दिया वो ज़िंदगी में कभी भी हट नहीं सकता, ऐसा नहीं है, उसको हटाया जा सकता है, इसलिए ये लचीला भी है। यानी कि हटा तो सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया थोड़ी लेंदी है इसलिए कठोर है, लेकिन हटाया तो जा सकता है ना, इसलिए वो लचीला हो गया, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है ना, लचीलापन, और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया उसका कठोरता। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अब जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान है लचीला, मतलब उसमें आप कोई भी चीज़ आम कानून की तरह ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो थोड़ा सा कठोर है, लेकिन हमारे भारत का दोनों है। ठीक है, भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों तरीके से है, क्योंकि आर्टिकल 68 में क्योंकि आपको पता है आर्टिकल जो 368 है वो कहता है संविधान संशोधन, तो आर्टिकल 368 में दो तरह के संविधान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी अगर हमें कोई भी संविधान संशोधन करना है या कोई चीज़ हटानी है तो सबसे पहले आपको संसद में 2/3 बहुमत से बिल पास कराना होगा, यानी 50% + 1। दूसरा, विशेष बहुमत होनी चाहिए, संसद का विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन हो, तब जाकर के 368 के आधार पर उसमें संविधान संशोधन हो सकता है। इसीलिए ये जो हमारा तीसरा वाला है ये नम्य भी है और अनम्य भी है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा, एकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब ये क्या है, इसको बढ़िया समझिए। संघीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना करता है। संघ में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हमारे जो भारत में आपको पता है सेंट्रल यानी केंद्र सरकार बनाई गई है, वो भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता में आती है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, संघ में शामिल होने के क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर सके। इसकी 2 सरकार है, आपको पता है 2 सरकार होंगी। शक्तियों का विभाजन, संघ में क्या क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होगी, 2 सरकार, एक राज्यसभा के रूप में एक लोकसभा के रूप में। शक्तियों का विभाजन है, सबका अलग अलग लिखित संविधान है हमारे भारत का। ठीक है ना, संविधान की सर्वोच्चता, यानी पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च हमारे संविधान को माना गया है, जो चीज़ संविधान में लिखित है वही होगा। संविधान की कठोरता, यानी हमारा जो संविधान वो कठोर भी है और लचीला भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि जो हमारी ज्यूडिशरी है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वह स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, किसी पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। और द्विसदनी है, मतलब 2 सदन है, जैसे 2 सरकार है ना यहाँ पे, उसका मतलब हुआ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है एक, दूसरी सरकार राज्य सरकार, यानी 2 सरकार का मतलब एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार हो गई। द्विसदन का मतलब 2 सदन होते हैं, एक हमारा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ये है, यानी कि चौथी विशेषता कि ये हमारा जो भारत का संविधान है वह संघीय व्यवस्था वाला है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान होते हैं इसमें। जैसे एक सशक्त केंद्र है, यहाँ पे मतलब कि एकात्मता है और साथ ही साथ गैर संघीय लक्षण भी कुछ शामिल है। एक सशक्त केंद्र मतलब एक सशक्त जो है केंद्र है, एक संविधान है, भारत का एक ही संविधान है, एक ही संविधान के आधार पर पूरे भारत के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। एकल नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप, आप भारत के किसी भी कोने पे हो आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। ठीक है, आप भारत के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन आपको जब पता है कि 370 हटा तो वो भी एकल नागरिकता हो गया। एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, मतलब न्यायपालिका है आपकी ज्यूडिशरी है यहाँ पे, जो एकीकृत है, पूरी तरीके से अपने फैसले लेने के लिए अपने ऊपर ही तत्पर है, कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्य सरकार की नियुक्ति करेगी। अखिल भारतीय सेवाएं, हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IRS, वो सारी सेवाएं जो है इसमें शामिल होते हैं, IFS, फॉरेस्ट सर्विस, ये सारी चीज़ें भी। और आपातकालीन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए भारत में या कोई दूसरा देश अचानक से आक्रमण कर दे तो आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए। ये सब जो है हमारे भारत के संघीय व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि हमारी चौथी विशेषता है एकात्मता की ओर झुकाव। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सरकार का संसदीय रूप। अब सरकार, आपको पता है 5वीं विशेषता है कि हमारे
भारत में संसद बनाए गए हैं, ठीक है ना। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित, मतलब कि ये केंद्र सरकार क्या होती है भाई, एक विधायिका होता है और एक कार्यपालिका होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। विधायिका जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, कार्यपालिका जो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में एक अच्छा सा संबंध होना चाहिए। संसदीय प्रणाली को सरकार ने वेस्ट मिनिस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार माना है और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब जो हमारे संसदीय प्रणाली है ना, उसको वेस्ट मिनिस्टर कहा गया है। तो ये हमारी पांचवी विशेषता है कि संसद है हमारे भारत में, क्या है, हमारे संविधान के द्वारा संसद बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या क्या है भाई। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, ठीक है, बहुमत वाले दल की सत्ता है यहाँ पर। उसके बाद विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही भी होनी चाहिए। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी होनी चाहिए। पीएम और सीएम का नेतृत्व होना चाहिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम का और राज्य सरकार में सीएम का। लोकसभा और विधानसभा का विघटन भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा संसद है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना है, ये समझने के लिए चीज़ है, ये सब आपको रटना नहीं है। आपको सिर्फ पहला टॉपिक यानी हेडिंग याद रखना है, क्योंकि विशेषता आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। अब एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो भारत सरकार है वह हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब जो न्याय करती है, और न्याय करती है आपको पता है 3 कोर्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे नीचे सबसे छोटा सबसे निचला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर आपको मिलेगा हाई कोर्ट जो सभी राज्यों में होता है, और फिर होता है सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं जो पूरी रूप से एकीकृत और स्वतंत्र हैं। भारत की न्याय व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा माना गया है, सुप्रीयसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, रक्षक है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान में स्वतंत्र हेतु कई प्रावधान भी किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं, मतलब पूरे भारत में सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, जो हमारे संविधान की रक्षा करता है, हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उसकी भी रक्षा करता है। न्यायाधीशों के लिए कार्यरत की सुरक्षा, न्यायाधीश की सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि में सर्वोच्च न्यायालय के खर्च का वहन, ये सब कुछ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, यानी न्यायाधीशों के कार्यक्रम की सुरक्षा, उनका जो वो सारी सुरक्षाएं जो हैं करता है। न्यायाधीश की सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि, सर्वोच्च न्यायालय में जो खर्च का वहन है, ये सारी चीज़ों का भी प्रावधान किया गया है। विधायिका में न्यायाधीशों का काम काज पर जो चर्चा होती है उन पर रोक भी लगाया जा सकता है। और जो रिटायर्ड के बाद अदालत में काम काज पर रोक, अगर आप रिटायर हो गए तो आप अदालत में काम नहीं कर सकते, ये सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है ना। ये सब कुछ व्याख्या की गई हमारे संविधान में। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। अगर कोई अपमानना करता है, इंसल्ट करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार भी है हमारे संविधान में। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। तो ये कहने का तात्पर्य कि ये आपकी 7वीं जो विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी ये जो अपना फैसला है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लेगा, कोई इस पर ना तो जोर जबरदस्ती कर सकता है ना तो इसको खरीद सकता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारत में। अब बात करते हैं 8वां मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता मौलिक अधिकार है, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आपको देखने को मिलेगा। तो भाग 3, अभी हम लोग सारे भाग और आर्टिकल को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन करना और कार्यपालिका व विधायिका के मनमाने कानून पर निरोध की तरह कार्य करना,
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। इनकी रक्षा रिट द्वारा की जाती है। मतलब रिट्स होते हैं, आपको पढ़ाएंगे आगे फंडामेंटल राइट्स में। रिट्स जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यह अपरिवर्तनीय हो, अपरिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखिए राज्य के डीपीएसपी, जिस प्रकार से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्यों के लिए बनाया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। राज्यों में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उनके अधिकार हैं, ये राज्यों के लिए है। भाग 4 में इसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के 51 है। सारे आर्टिकल, हर एक विशेषता को हम लोग, मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। यह कल्याण, इसका उद्देश्य है कि हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका कार्य होता है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और कानूनी रूप से इसको, मतलब डीपीएसपी को कानूनी रूप से लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य, वास्तविक शक्ति, राजनीतिक जनमत अधिकार होता है। और इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया, एक समाजवादी, गांधीवाद और उदारवादी। डीपीएसपी कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में, ठीक है। और इसके तहत एक केस भी आया था, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, और इसके तहत ये कहा गया कि जो डीपीएसपी होगा ये हमारे भारत, मतलब सभी राज्यों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य, अगली 10वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारी खुद की भी कोई ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अपने भारत देश के लिए कुछ करें। ये पहले ऐड नहीं था, पहले जब संविधान लागू हुआ तो ये ऐड नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है ना। ये ऐड कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया था। हमारे भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत जो है इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में डाला गया था, इसीलिए ये भाग 4 का A बना दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल 51 का A, मैंने बोला ना आर्टिकल की संख्या जो है आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर के सब पार्ट्स बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 51 का A में फंडामेंटल ड्यूटी जो है बना दिया गया है। टोटल इसमें 11 पॉइंट है, पहले 10 ही थे, लेकिन 11वां पॉइंट जो है सन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको शामिल किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब ये होता है हमारे खुद के कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति। आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ उठाइए 11, उसमें लाइन्स है, उसको पढ़ डालिए कि हमारे खुद के कर्तव्य होने चाहिए कि अगर कहीं फ्लैग होस्टिंग हो रही है तो हम वहाँ पे स्टैंड हो जाएं। अपने जो इमारतें हैं, धरोहर, ऐतिहासिक इमारतें, उनका जो है सुरक्षा करें, ठीक है ना। जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा करें, ये हमारे खुद के अधिकार है। आप लोग इसको जरूर पढ़िए, और हम लोग एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, हमने बताया। ये कानूनी रूप से लागू नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को मानना एकदम अनिवार्य है, अगर जो नहीं मानेगा उनको दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपने लिए, अपने स्वयं समाज सेवा के रूप में इसको अपना सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य। अब आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारा जो भारत है वह कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना। हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, ओके। तो 42वां आर्टिकल संशोधन, ये भी पहले, मतलब इसमें एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें ये है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है हमारे भारत। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक शब्द मिलेगा आपको, धर्मनिरपेक्ष। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी धर्म को ना मानना बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना, और हमारा जो भारत है सर्वधर्म समभाव जैसी भावना है उसके अंदर, ठीक है। तो कानून के समानता होनी चाहिए आर्टिकल 14 में, मतलब ये जो दिया हुआ है ना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रावधान के रूप में है कि आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए किसी के साथ। आर्टिकल 15 कहता है किसी के साथ धर्म
धर्म के रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको समान रूप से माना जाएगा। प्रस्तावना हर नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा कराता है। जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये है ना आपकी प्रस्तावना, तो वो हमारी खुद की एक स्वतंत्रता की रक्षा करता है प्रस्तावना। ठीक है। अब आर्टिकल 16 मतलब कि आर्टिकल 14 कहा गया है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। 15 कहता है कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो धर्म, वंश, जाति, किसी के आधार पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 सार्वजनिक सेवा में समान अवसर, अगर सार्वजनिक सेवा मिल रही तो उसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। ये सब हमारे धर्मनिरपेक्ष को दर्शाता है, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक मामला में संबंधित धर्म को अपनाने व पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म के हैं, आपको पूजा पाठ करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए, रोक टोक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन किया गया है। आर्टिकल 27 में धर्म विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब आपको किसी भी धर्म विशेष रूप से किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी संस्था यानी कि जितने भी शैक्षणिक, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार से संस्था ओपन हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आप स्कूल एडमिशन वाले हिंदू धर्म को एडमिशन दे, मुस्लिम या फिर या किसी अन्य जाति के उसको एडमिशन ना दे। सबको शैक्षणिक संस्था एकदम बिल्कुल समान रूप से मिलनी चाहिए। 29 कहता है भाषा, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृत के आधार पर उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से उसको मतलब बराबर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। हम देखिए 12वां क्या बोलता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। एक ये भी विशेषता है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। संविधान, राज्य विधानसभा, लोकसभा के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। मतलब हमारे भारत में अगर आप 18+ हैं तो आपको वोटिंग राइट्स प्राप्त होंगे। आपका ये अधिकार है, आपसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्य के विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। ठीक है। आपका वयस्क मताधिकार को अपनाना है, मतलब कि 18+ हैं, अगर आप वयस्क हो गए हैं तो आप वोटिंग राइट्स आपको प्राप्त हैं। ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है। इसमें भी कुछ देखिए, 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष, मतलब पहले स्टार्टिंग में आपको पता है स्टार्टिंग में 21 वर्ष था कि मतलब जो 21 साल के हो गए वही वोट दे सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन होता है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, और इसमें उम्र घटा दी गई है, 21 से 18 कर दिया गया। और ये जो इलेक्शन होता है उसमें किसी भी धर्म, जाति, साक्षरता मतलब साक्षरता, लिंग के आधार पर किसी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर वोटिंग राइट्स प्राप्त हैं। लोकतंत्र का आकार बड़ा हो, क्यों इसका महत्व क्यों है भाई, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उसका आकार बड़ा हो सके, जनता के स्वाभिमान में वृद्धि हो सके। ठीक है। कारण क्या बताए गए हैं, जनसंख्या हो, बृहदाकार हो, उच्च गरीबी जो है, मतलब क्यों कारण है कि वोटिंग राइट्स मिले 18+ को, तो जनसंख्या बढ़ रही है, बृहदाकार हो गया है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए इलेक्शन होना भी इम्पोर्टेंट है कि सरकार देख सके, सामाजिक असमानताओं को दूर करना, अशिक्षा व्यवस्था है उसको दूर करना, ये सारी चीज़ें करके आप 18+ हैं तो आप अपने नेता को चुन सकते हैं और आपका नेता आपके प्रति कार्य करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है। एकल नागरिकता का मतलब आप भारत के किसी भी कोने में हैं, ठीक है ना, आप भारत के किसी भी कोने में हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ या जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। पहले ये 370 जब था तो लोग कहते थे, दोहरी नागरिकता थी जम्मू कश्मीर में, कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ साथ भारत
के भी नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है एकल नागरिकता है, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए एकल नागरिकता है, आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, ठीक है ना। एकल नागरिकता भारत, संपूर्ण देश समान नागरिकता, पूरे भारत में समान नागरिकता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, मतलब आप जैसे अमेरिका में है, किसी भी अमेरिका देश के नागरिक तो हैं ही, साथ ही साथ आप जिस सिटी में रह रहे हैं तो सिटी के भी नागरिक कहलाएंगे। बट हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, ठीक है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र निकाय मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जैसे कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। भारत के जो कैग हैं हमारे, ठीक है ना, यह स्वतंत्र हैं। कैग होते हैं जो पूरा लेखा जोखा संभालते हैं भारत का, तो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी कमीशन है, वो स्वतंत्र है निष्पक्ष निष्पक्ष एग्ज़ाम कराने के लिए। हमारे जो स्टेट पीसीएस है वो निष्पक्ष होनी चाहिए पूरी तरीके से। संविधान स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है कि कार्यकाल की सुरक्षा निर्धारित सेवा शर्तें संचित निधि से भारत से वह, मतलब भारत का जो खर्चा वर्चा है सब कुछ संविधान में जो संसद है वो संभालती है, ठीक है ना। राज्यसभा लोकसभा वो लोग अपना संभालते हैं और स्वतंत्र होने चाहिए, मतलब किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ परिकल्पित किया गया है, यानी हमारा भारत लोकतांत्रिक है, इसलिए हमारे भारत में जो भी चीज़ें होंगी पूरा स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो है आपके ये दिया गया है और वो है आपातकाल। आपातकाल इमरजेंसी, क्योंकि आपको पता है अचानक से भारत में अगर इमरजेंसी आ जाए, किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया या कोई आपात काल आ जाता है, डिजास्टर वगैरह कुछ भी, तो उस समय इमरजेंसी के प्रावधान भी भारत के संविधान में हैं, ठीक है। कारण क्या है ये आपातकाल प्रावधान का? कारण है आपातकालीन स्थिति प्रभावशाली ढंग से निपटाना, मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करना। संविधान में राष्ट्रपति वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था, हमारे संविधान में हम लोग इमरजेंसी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन से पावर है कि वो सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं बिना किसी मीटिंग्स की, मतलब राज्यसभा लोकसभा के मीटिंग से, बस मंत्रिपरिषद को बुला करके। उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है। और इस स्थिति में सत्ता केंद्र के पास राज्य केंद्र के नियंत्रण में हो, और जो हमारे सीए यानी कि बिन संविधान संशोधन के ढांचा में एक मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ें चेंजेस करनी हो तो आप आपातकालीन के समय में कोई भी चेंजेस करना तो आपको राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग ना बैठानी पड़े, राष्ट्रपति और हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मिल करके तुरंत कोई इमरजेंसी हो तो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपातकाल 3 तरीके से हो सकता है, 3 आर्टिकल्स में भी इसकी व्याख्या की गई है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात का वर्णन 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। राष्ट्रपति आपातकालीन युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और अशांति, मतलब कि यह अगर किसी बाहर देश ने आक्रमण कर दिया, कोई विद्रोह हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसमें आर्टिकल 352 जो है इसमें इंक्लूड है, यानी आर्टिकल 352 लागू हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात घोषित, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति खुद दूसरे देश के अगर किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र यानी कोई सरकार है, किसी राज्य के सीएम ने इस्तीफा दे दिया या राज्यपाल या फिर वहाँ की सरकार गिर जाती है तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। एक होता है वित्तीय आपात 360 के तहत, भारत में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें भारत की वित्तीय अवस्था कमज़ोर हो जाए तो वहाँ पर वित्तीय आपात घोषित हो जाता है, ठीक है। अब है अगली विशेषता, हमारी 16वीं विशेषता 3 स्तरीय शासन, यानी 3 स्तर, हमारी जो सरकार है वो 3 स्तरों से कार्य करती है, ठीक है। 3 स्तरीय, जो 3 स्तरीय सरकार किसको कहते हैं? पंचायत, ठीक है। पंचायत को 3 स्तरीय शासन या सरकार कहा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है। पंचायत ये पहले नहीं था, लेकिन 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है
स्थानीय तरह पर सत्ता का विकेंद्र, मतलब कि भाई देखिए राज्य सरकार अब वो हर कोने, हर गांव के हर छोटे से सेक्टर में नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसको जो है बनाने के लिए पंचायत का निर्माण किया गया है। भाग 9 और अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है पंचायत, जिसमें 29 विषय क्षेत्र रखे गए। इसको भी हम लोग एक अलग से चैप्टर में पंचायत वाले में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। भाग 9 में नगर पालिका है, तो 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। और 73 और 74, मतलब 73 में है नगर पालिका और एक में नगर निगम। तो इस तरीके से जो है टोटल 11, मतलब कि देखिए यहाँ पर पंचायत का विषय टोटल 29 है, जिसमें से नगर पालिका का विषय 11 शामिल है। ये आप घबराइए नहीं, पंचायत का चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो त्रिस्तरीय सरकार इसकी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब है सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियां क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे भारत में जो है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समितियां बनाई गई हैं। तो ये सहकारी समिति, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सहकारी समितियों की मान्यता हमारा खुद संविधान संशोधन देता है, जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको शामिल किया गया था। संसद अंतर राज्य सहकारी समिति कानून बनाने की शक्ति देता है, मतलब सहकारी समितियाँ छोटी छोटी समितियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। राज्य या विधायिका और अन्य सहकारी समितियों की शक्ति, मतलब मान लीजिए कोई केस है या फिर कोई अर्जेंटली कि कोई चीज़ सॉल्व करना है, तो उसकी एक छोटी सी समिति बना दी जाएगी कि आप समिति हैं और इसके इतने 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 मेंबर, 4-5 मेंबर रहेंगे और एक इसका अध्यक्ष रहेगा, और आप सभी लोग मिल करके इस टॉपिक पर या इस विषय पर उसके छानबीन करिए। तो उस तरीके से बहुत सारी ऐसी सहकारी समितियाँ निर्मित की जाती है। इसमें 3 परिवर्तन भी होते हैं, मतलब सहकारी समिति गठित करने का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है कि आप सहकारी समिति निर्मित कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्रोत्साहन के लिए एक नया DPSP आर्टिकल 43 के बी में भी सहकारी समितियों का वर्णन है, और भाग 9 के बी में इसको जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 243 के ZH और आर्टिकल ZT में। तो ये आपकी सहकारी समितियां हैं, जो छोटी छोटी समितियां बनाई जाती है भारत में, जो है इस तरीके से कार्य करने के लिए। तो इतनी सारी विशेषताएं आपको अंदर का याद ना हो, आपको बस समझने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। टू द पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या क्या आपको हेडिंग याद रखनी, क्या क्या विशेषताएं हैं कि भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान होना चाहिए, पहली विशेषता, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो दूसरे देशों से लिया गया है, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या है? यह नम्यता और अनम्यता का संबंध है, मतलब कठोर लचीला दोनों हैं, ठीक है। चौथी है, 5वीं है आपका मतलब संसद बनाया गया, हमारे भारत के संविधान में संसद भी है, और यह सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भी किया गया है। 6ठे में स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी पूरी तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। हमारे मौलिक अधिकार, DPSP, फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारा जो भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है आपको, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको भारत में एकल नागरिकता का अधिकार है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन का प्रावधान किया गया है, त्रिस्तरीय सरकार भी आपके लिए बनाई गई, यानी पंचायत बनाई गई है, सहकारी समितियां भी निर्मित की गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो ये चैप्टर है संविधान की विशेषता, इसको अच्छी तरीके से जो है कवर किया है, ठीक है। ये जो इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे इसी तरीके से, टू द पॉइंट, शॉर्ट नोट। ये सारी जो सोर्सेज आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर कवर करके इसका नोट्स प्रोवाइड करिएगा, ठीक है ना। फिर अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा क्या? संविधान के स्रोत, कौन से स्रोत कौन से देशों से लिए गए हैं, वो सारा जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।